नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राम केवल सर पैरामाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे सही सलामत से होंगे। आज इतिहास के अंतर्गत हम लोग एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और उस अध्याय का नाम है वैदिक सभ्यता। इसके पहले वाले अध्याय में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य थे और उनसे संबंधित जो प्रश्न बनते थे उन सभी तथ्यों और साथ ही साथ उनके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक व्यवस्थित अध्ययन किए, उसमें रिवीजन किया गया। उसके पहले जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन आज का यह जो टॉपिक है, आज का जो अध्याय है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए कि वैदिक सभ्यता किसे कहा जाता है, वैदिक सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता को कहने का रीजन, कहने का कारण यही है कि इसी काल में वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना होने के कारण इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया, वैदिक सभ्यता क्या थी, कैसे यह अस्तित्व में आई, इस पे थोड़ा सा प्रश्न बनता है। तो आर्य के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। पहला ही क्वेश्चन इससे जो संबंधित आ जाता है कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, अर्थात किसने किया। तो इसका निर्माण किया था आर्यों ने। किसने किया था? आर्यों ने। आर्यों ने। अब आर्य कौन थे? आर्यों से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्यों से संबंधित प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, आर्यों से संबंधित प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, आर्यों से संबंधित प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो हम एक ऊपर हेडिंग डाल दिए हैं आर्य। आर्य, यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं आर्य से संबंधित, मैं आप लोगों के सामने बोर्ड पर एकदम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको सब एक जगह आपको लिख करके दे दिया हूं। तो पहला इसमें क्वेश्चन बनता है वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था आर्यों ने। वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था आर्यों ने। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आर्य किस भाषा का शब्द है। आर्य जो शब्द है, ये आर्य जो शब्द आर्य कहा जाता है, किस भाषा का ये शब्द है। तो आर्य जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का। नेक्स्ट है आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पूछ देता है कि कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो आर्य शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले, उस विद्वान का नाम था मैक्स मूलर। मैक्स मूलर नामक जो विद्वान था, ये जर्मनी का विद्वान था, जर्मनी। तो मैक्स मूलर नामक विद्वान ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया। फिर आ जाता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। दे देता है निम्न में से कौन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं है। उसमें 4 विकल्प रहेंगे जिसमें से 3 आर्य शब्द के अर्थ रहेंगे, एक ही उसका अर्थ नहीं रहेगा। तो आर्य शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो पूछ देता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ होता है आर्य शब्द का श्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन भी कहा जाता है, कुलीन। इसके बाद इसका अर्थ होता है महान, सज्जन भी कहा जाता है, सज्जन। तो आर्य शब्द का अर्थ देखें हम लोग, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, महान, सज्जन आदि, ये सब आर्य शब्द के अर्थ हैं। ये सभी क्या हैं? आर्य शब्द के अर्थ हैं। नेक्स्ट है आर्य भारत में कब आए। आर्य आए तो कब आए, किस समय आए। तो आर्य हमारे देश में 1500 ईसा पूर्व में आए थे। ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले आए थे। 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत में आए थे, ध्यान दीजिएगा। और भी प्रश्न आ जाते हैं आर्यों से संबंधित।
आर्य भारत में क्यों आए, आर्य भारत में क्यों आए, या पूछ देता है आर्य भारत में किस खोज में आए थे, किस लिए आए थे। तो आप लोगों को यह याद होना चाहिए कि आर्य पशुपालक थे, उनके पास बहुत सारे पशु थे, पशु रखते थे और वह कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। आज यहाँ अपने पशुओं को चराते थे, साल भर 2 साल 5 साल रहते थे, मतलब जब तक चरागाह उनको भरपूर मात्रा में रहता था वहां रहते थे। जब पशुओं को चराने की चरागाह खत्म हो जाते थे तो अपने पशुओं को साथ लेकर के वो आगे बढ़ जाते थे। तो आर्य हमारे देश में चरागाह की खोज में आए थे। किस खोज में आए थे? चरागाह, चरागाह, चरागाह की खोज में आए थे। चरागाह मतलब होता है पशुओं को चराने का स्थान। तो कोई पूछते आर्य भारत में क्यों आए, तो चरागाह की खोज में, चरागाह की खोज में। आर्य भारत में किस खोज में आए, तो चरागाह की खोज में। नेक्स्ट है आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे, भारत में कौन सा ऐसा स्थान था जहां पर आर्य सबसे पहले आए। भारत चूंकि बहुत विशाल था तो उस विशाल भारत में आर्य किधर से आए, किस क्षेत्र में सबसे पहले निवास किए, तो उस स्थान का नाम है सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। अब आपके जहन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है। तो वर्तमान में जो भारत का पंजाब राज्य है और वर्तमान में ही पंजाब से जो सटा हुआ पाकिस्तान के जो क्षेत्र हैं, तो पाकिस्तान भी आपको पता है कि पहले भारत का ही अभिन्न अंग था। वह तो 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तब वो अलग देश बन गया। तो आर्यों के समय सब एक ही में थे और आर्य इसी सप्त सैंधव प्रदेश में आकर रहे थे जहां पर 7 नदियां बहती थी। आगे हम लोग बताएंगे वैदिक कालीन जो 7 नदियां उनको। तो इस तरह से ये सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो यह आपको प्रश्नार्थक चिन्ह लगा दिए हैं। यह अगले टॉपिक में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। तो अभी नेक्स्ट था कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, यहीं की आदिवासी जनजातियां थी। तो कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे बल्कि ये विदेश से आए थे। तो इस तरह से आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में 2 मत प्रचलित हैं। पहला होता है भारतीय मत और दूसरा हो जाता है विदेशी मत। तो आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं कि भारतीय मत के कौन कौन से समर्थक विद्वान हैं और विदेशी मत के कौन कौन से समर्थित विद्वान हैं। क्योंकि एग्जाम में नाम से पूछ देता है कि किस विद्वान के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, किस विद्वान के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे, किसके अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, किस विद्वान के अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। तो इस तरह से कभी कभी विद्वानों का नाम सहित भी पूछ दिया जाता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो हम लोग का यही टॉपिक है आर्यों का मूल निवास स्थान। और आर्यों के मूल निवास स्थान को मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान के अनुसार कहाँ है। तो पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है भारतीय मत। पहला ये क्या है? भारतीय मत। और दूसरा यह है विदेशी मत। इसमें जो भी विद्वान रहेंगे उनके अनुसार आर्य भारत के निवासी थे। इस कैटेगरी में जो भी लोग रहेंगे उनकी यह धारणा है कि आर्य विदेश से नहीं बल्कि भारत के थे, भारत से के लोग थे, विदेश से नहीं आए थे। इसमें जो लोग रहेंगे वो लोग उनका यह मानना है कि आर्य भारत के नहीं थे बल्कि विदेश से आए थे। तो पहले हम लोग भारतीय मत को देखते हैं। एक विद्वान है एल.डी. कल्लर। एल.डी. कल्लर,
एलडी कल्लर साहब का मानना है कि आर्य विदेश से नहीं बल्कि भारत के ही नागरिक थे, भारत के ही आदिवासी जनजातियां थी। और भारत में भी इन्होंने स्पष्ट बताया है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो भाग है इनके अनुसार आर्य यहीं के निवासी थे। ये वाला भाग, ये पूरा ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला भाग, तो इनके अनुसार आर्य यहीं के निवासी थे। एलडी कल्लर साहब कहते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट विद्वान एक आते हैं पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा, इनके अनुसार आर्य जो थे ब्रह्मऋषि प्रदेश के निवासी थे, ब्रह्मऋषि प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्मऋषि प्रदेश क्या है, किस भाग को ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा जाता है। तो वर्तमान में जो ये दिल्ली है, दिल्ली और हरियाणा के जो ये आसपास के जो भाग है ये सब, इसी को ब्रह्मऋषि प्रदेश कहा जाता था, ब्रह्मऋषि प्रदेश। तो पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार आर्य इसी ब्रह्मऋषि प्रदेश के निवासी थे, इनके अनुसार। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर राजबली पांडे। राजबली पांडे, राजबली पांडे जी कहते हैं कि आर्य विदेश से नहीं आए थे बल्कि भारत के निवासी थे, और वो भी मध्य देश के निवासी थे। मध्य देश, मध्य देश का मतलब भारत के मध्य में जो यह मध्य प्रदेश सतपुड़ा का पर्वत है, इसी के आसपास के क्षेत्र को इन्होंने कहा है कि आर्य यहीं के निवासी थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे, विदेश से नहीं आए थे। तो इस तरह से तीन विद्वानों को आप देखें। पहले थे एलडी कल्लर साहब जिन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के निवासी थे। दूसरे थे पंडित गंगानाथ झा जिनके अनुसार आर्य ब्रह्मऋषि प्रदेश के निवासी थे। और तीसरे थे राजबली पांडे जिनके अनुसार आर्य मध्य देश के निवासी थे। और चौथे में दो विद्वान हैं और दोनों का एक ही विचार है, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अविनाश चंद्र। ये दोनों लोग कहते हैं कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब यह जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है और पंजाब का वर्तमान में जो क्षेत्र, ये सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। और यहाँ 7 नदियां बहती थी, इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और इन दोनों के अनुसार आर्य यहीं के निवासी थे। तो इस तरह से भारतीय मत में हम लोग पढ़े 4 विद्वानों को, और चारों के कहे अनुसार उन क्षेत्रों को देखे कि आर्य किन के अनुसार, किन विद्वान के अनुसार किस क्षेत्र के निवासी थे। तो ये नाम से पूछ देता है कभी कभी कि डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे, पंडित गंगानाथ झा के अनुसार या डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार। तो आप भारतीय मत को व्यवस्थित समझे और पूरा मैथ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो दूसरा मत है, ये विदेशी मत। ये तो पहला था भारतीय मत, दूसरा है विदेशी मत। तो विदेशी मत में भी 4-5 लोग, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन यहाँ भी हम 4 ही लोगों का नाम रखे हैं। तो पहला इसमें नाम आ जाता है, पहला नाम है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो इनके अनुसार आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी विकल्प में उत्तरी ध्रुव ना देकर के आर्कटिक प्रदेश दिया रहेगा, तो वही आर्कटिक प्रदेश है, वही उत्तरी ध्रुव है। आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे या आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, किस विद्वान के अनुसार? बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। अब उत्तरी ध्रुव मैप में कहाँ है? तो चूंकि यह भारत का मैप बना है, बस
यदि विश्व के मैप को देखेंगे हम लोग तो भारत के और उत्तर में जब जाएंगे तो इधर रूस पड़ेगा, रूस के और थोड़ा सा और उत्तरी भाग में साइबेरिया का भाग है जिसे टैगा प्रदेश भी कहा जाता है, और उसके उत्तर में वही उत्तरी ध्रुव है। तो आर्य जो थे बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उसी उत्तरी ध्रुव के निवासी थे जिसको आर्कटिक प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक जी को देखिए हम लोग। नेक्स्ट एक विद्वान है जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो ये मानते थे कि आर्य भारत के नहीं थे बल्कि ये विदेश से आए थे। और विदेश में भी जो तिब्बत का भाग है, तिब्बत देखिए मैप में हम लोग तिब्बत को देख सकते हैं क्योंकि तिब्बत भारत के करीब में ही है यहाँ पे। तो ये तिब्बत का जो भाग है यहीं पर आर्य रहते थे, यहीं से भारत में आए थे, यहीं के निवासी थे। लेकिन किस विद्वान के अनुसार? स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मानते थे कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। और नेक्स्ट एक विद्वान है मैक्स मूलर। वही मैक्स मूलर जिन्होंने आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने माना है, मैक्स मूलर ने माना है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया, मध्य एशिया। अब मध्य एशिया कैसे दिखाएंगे मैप में? चूंकि ये विश्व का मैप नहीं है लेकिन भारत के मैप में देखेंगे तो, और हम लोग जब पश्चिम में जाएंगे तो इधर आएंगे तो जहां पर वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये सब देश हैं जिनको मध्य एशिया का भाग कहा जाता है। तो वही मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। और ये मैक्स मूलर नामक विद्वान ने कहा है, मैक्स मूलर नामक विद्वान ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। एशिया का मध्य वाला भाग जहां पर वर्तमान में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब देश हैं, उन्हीं को मध्य एशिया का भाग कहा जाता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इधर आ जाएगा वो। तो इस तरह से मैक्स मूलर को देखें हम। एक नेहरिंग महोदय, नेहरिंग महोदय, नेहरिंग, तो इन्होंने क्या कहा है? नेहरिंग जी ने कहा है, नेहरिंग जी के अनुसार आर्य दक्षिणी रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? दक्षिणी रूस, मतलब रूस का दक्षिणी भाग। तो इस तरह से चारों विद्वानों को हम इसमें भी देखें। एक चीज हम क्लियर कर देना चाहेंगे, बहुत से लोगों के मन में यह बात बनी रहती है कि अभी तो हम यहाँ लिखे हैं भारतीय मत, तो ये भारतीयों का नाम है, और यहाँ लिखे हैं विदेशी मत, जबकि ये दोनों लोग बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती ये तो भारतीय हैं और हम ऊपर लिखे हैं विदेशी मत। तो हम बार बार कहे हैं, शुरू में भी कहे हैं कि यह जो नाम है, नाम पर मत जाइए, इनके विचार है, ये मत मतलब विचार, विदेशी मत। इसका मतलब यह है कि इस कॉलम में जितने भी विद्वान हैं उनका मत है कि आर्य भारत के नहीं थे बल्कि विदेशी थे। विदेशी मत लिखा ही गया है, ये विद्वान के नाम के अनुसार नहीं है। विद्वान तो भारतीय है ये दोनों, लेकिन इनका विचार है, इनका मत है कि आर्य विदेशी थे, उत्तरी ध्रुव विदेश में ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के थे, तिब्बत विदेशी कहलाएगा। तो यह देखिएगा ध्यान से, आप लोग यह मत समझिएगा कि लिखे हैं विदेशी मत और नाम भारतीयों का लिखे हैं, इनके विचार को हम लोग जान रहे हैं। तो इस तरह से हम आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में पढ़े हम लोग। अब आर्यों से संबंधित अन्य बातों को हम लोग देखेंगे, जिनके अंतर्गत आप लोगों को अब मिलेगा पढ़ने को सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती थी, उन सातों नदियों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, इन सब चीजों पे चर्चा होगी। साथ ही साथ वैदिक काल जो सभ्यता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के भाग, तो ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के भाग। वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्योंकि आप लोग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड देख रहे हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व।
1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल था, काफी लंबा समय था इसमें। तो इतिहासकारों ने इस पूरे भाग को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला कहलाता है ऋग्वैदिक काल। पहला जो है ऋग्वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड आता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा जो है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। दूसरा जो काल आता है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड जो है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो इस तरह से हम 1500 से 600 देख रहे हैं, पूरा वैदिक सभ्यता है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000। अब ऋग्वैदिक काल जो था, इसी काल में वेदों की रचना हुई, लेकिन वेदों की नहीं, केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेदों की रचना तो पूरे वैदिक सभ्यता में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में भी हुई थी। उत्तर वैदिक काल में तो बल्कि ज्यादा वेद लिखे गए थे, 3 वेद की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में केवल 1 वेद की रचना हुई थी, जिसे हम लोग ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से वैदिक काल के भागों को देखें हम। वैदिक काल का जो 2 भाग है, ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। अब इन दोनों कालों में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? ऋग्वैदिक काल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या उनका धार्मिक जीवन था, क्या आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, इन सब चीजों पर, साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, महिलाओं की स्थिति, इन सब चीजों का व्यवस्थित अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस टॉपिक में, इस आज के चैप्टर में हम लोग आर्यों के बारे में पढ़े। आर्य कौन थे, आर्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सबको पढ़े। उसके बाद वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई। और साथ ही साथ हम लोग पढ़े आर्य कहाँ के निवासी थे, किस विद्वान के अनुसार किस क्षेत्र के निवासी थे, भारतीय मत में कौन कौन विद्वान है, विदेशी मत के समर्थक में कौन कौन विद्वान है, इन सब चीजों की चर्चा हुई। साथ ही साथ वैदिक काल के जो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको पढ़े। और इन दोनों की विशेषताएं डिटेल अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर के अनुसार के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम लोगों के इस पैरामाउंट एकेडमी चैनल से आप लोग संतुष्ट हैं, अच्छा लग रहा हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।